हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं हिम्मत काला, भारतीय संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेट लेवल 2 SST में एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, हमारे सिलेबस में है, मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार की विशेषताओं से संबंधित वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल क्या क्या कहते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आर्टिकल पर विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, ब्रॉड चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम केवल आर्टिकलों में लिखा क्या है, कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, 14 में क्या है, इस तरह से 15 में क्या है, 16 में क्या है। लगभग हमें 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल पढ़ने हैं और हमें ये मौखिक रूप से ये याद होना चाहिए कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा है और आर्टिकल 35 में क्या लिखा है, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है। इस तरह से हमें सब आर्टिकल को देखना है कि सभी आर्टिकलों में लिखा क्या है और लगभग ये मान के चलना है कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिट में भी लगभग संभावना है कि आपको मिलान के रूप में आर्टिकल पूछा जा सकता है या सिंगल शॉट में आर्टिकल पूछा जा सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकार से संबंधित हैं और विस्तृत चर्चा ना करके हम केवल ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन आर्टिकलों में लिखा क्या है। दोस्तों आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दोस्तों आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक। हम अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्लियर करेंगे कि अनुच्छेद 12 में क्या है, 14 में क्या है, इस तरह से 35 में क्या है। दोस्तों टॉपिक हमारा है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ये ध्यान में रखना है, मूल अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 की। दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 12। दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। इस तरह से हम बात करेंगे। अनुच्छेद 30 के बाद आएगा 31, 32, 33, 34, 35। यहाँ देख लेंगे हम अनुच्छेद 31 को। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। दोस्तों आर्टिकल 12 से हम स्टार्ट करेंगे। 12 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। दोस्तों ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल महत्वपूर्ण आर्टिकल है एग्ज़ाम की दृष्टि से
और लगभग ये मान के चलना है कि मूल अधिकार से संबंधित अगर आर्टिकल पूछा जाएगा तो इनमें से ही पूछा जाएगा, क्योंकि मूल अधिकार का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक स्टार्ट होता है, 12 से स्टार्ट होता है 35 तक समाप्त होता है। ये मूल अधिकार से संबंधित आर्टिकल है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है, ये देखेंगे हम। अनुच्छेद 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा। हमें केवल ये जानना है कि इन आर्टिकलों में लिखा क्या है। दोस्तों, जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, कहने का मतलब है मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। इस तरह से हम देखेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इस तरह से अनुच्छेद 15 में लिखा है, अनुच्छेद 15 में लिखा है जाति, लिंग तथा स्थान आदि के आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, लिंग, स्थान, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधारों पर, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लिखा है लोक नियोजन का विषय। लोक नियोजन के विषय में समानता के अवसर। लोक नियोजन के विषय में समानता के अवसर। समानता के अवसर, समानता के अवसर। लोक नियोजन के विषय में समानता के अवसर। लोक नियोजन के विषय में समानता के अवसर। अनुच्छेद 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। एक बार दोस्तों हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकलों में लिखा क्या है। लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अनुच्छेद 19 में लिखा है 6 प्रकार की बेसिक स्वतंत्रता। 6 प्रकार की बेसिक स्वतंत्रता। आप ये कह सकते हो बेसिक स्वतंत्रता, बेसिक स्वतंत्रता, बेसिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में लिखा है, अनुच्छेद 20 में लिखा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में लिखा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में लिखा है जीने का अधिकार या प्राणदायिक स्वतंत्रता। आप जीने का अधिकार लिखो इधर, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। प्राणदायिक स्वतंत्रता भी लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन जीने का अधिकार लिख लो यहाँ पर। ठीक है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, में संरक्षण, संरक्षण। 23 में लिखा है बेगार प्रथा। बेगार प्रथा या बलात्श्रम भी लिख सकते हो आप, बलात्श्रम भी लिख सकते हो। 23 में एक ही बात है, बंधुआ मजदूर वगैरह सब इसी में आएंगे, लेकिन आपको मौखिक ध्यान रखना है 23 में है क्या। 24 में लिखा है कि 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा।
कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को। 25 में लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, 25 में लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, 25 में लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, 25 में लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में लिखा है प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता। 26 में लिखा है प्रबंध की स्वतंत्रता धार्मिक मामलों में, ध्यान रखना है, धार्मिक मामलों की बात चल रही है यहाँ पर, धार्मिक मामलों में। 27 में लिखा है आय की बात आती है यहाँ पर। आय का मतलब यह है कि धार्मिक कार्यों से जितनी भी आय प्राप्त होती है, धार्मिक कार्यों से प्राप्त आय, धार्मिक कार्यों से प्राप्त आय, प्राप्त आय कर रहित होगी, कर रहित, कर रहित होगी, कर रहित होगी। 28 में लिखा है स्कूल की बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे स्कूल, स्कूल की बात करेंगे। विशेष शिक्षा नहीं दी जाएगी स्कूलों में, विशेष शिक्षा नहीं दी जाएगी, शिक्षा नहीं दी जाएगी, विशेष शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में है भाषा लिपि संस्कृति, 29 में है भाषा लिपि, लिपि संस्कृति, भाषा लिपि संस्कृति का संरक्षण है, का संरक्षण, ध्यान रखना है आपको, का संरक्षण है। इसी तरह से 30 में लिखा है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक की भाषा, भाषा लिपि, लिपि का संरक्षण है। स्कूल खोल सकते हैं अल्पसंख्यक, ध्यान रखना, स्कूल भी खोल सकते हैं अपनी भाषा लिपि संस्कृति की रक्षा के लिए। इसी तरह से 31 में हम देखेंगे संपत्ति का अधिकार, 31 में देखेंगे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। 32 में देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 में देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 में है सैनिक तथा अर्धसैनिक, सैनिक तथा अर्धसैनिक, सैनिक तथा अर्धसैनिक के मौलिक अधिकारों में, सैनिक तथा अर्धसैनिक के मौलिक अधिकारों में, अधिकारों में कटौती, कटौती नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती। 34 में लिखा है मार्शल लॉ, मार्शल लॉ या सैनिक कानून, सैनिक कानून, मार्शल लॉ या सैनिक कानून या सैन्य शासन बोल सकते हो आप, सैन्य शासन, ये ध्यान रखना आपको, सैन्य शासन। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन संसद करेगी, क्रियान्वयन कौन करेगी? मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स जो है उनका क्रियान्वयन कौन करेगी? संसद करेगी, संसद करेगी, संसद करेगी। दोस्तों आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं 12 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकार से संबंधित हैं, 12 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकार से संबंधित हैं। हम बेसिक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, 13 में क्या लिखा है। दोस्तों आर्टिकल 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा।
राज्य की परिभाषा का मतलब ये है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार, इन तीनों का मतलब बताया गया है राज्य की परिभाषा में आर्टिकल 12 में। आपको मौखिक रूप से ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 12 स्पष्ट किसका वर्णन करता है? आर्टिकल 12 स्पष्ट है राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है, अर्थात केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारों पर वाद लाया जा सकता है, यह आर्टिकल 12 में लिखा है। इसी तरह से हम देखते हैं आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, अर्थात मौलिक अधिकार वाद योग्य है, अर्थात जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है। इस तरह से मौलिक अधिकार संशोधनीय है। विधि के समक्ष समानता, यहाँ पर एक शब्द और है, विधि के समक्ष समान संरक्षण भी है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो समानता है यहाँ पर संरक्षण की बात भी की गई है, यहाँ पर संरक्षण की बात भी की गई है, ये भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर संरक्षण की बात की गई है। अर्थात आर्टिकल 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है, कानून किसी से भेदभाव नहीं करता। अगर कोई कमज़ोर तबका है या कमज़ोर वर्ग है तो उसे आर्टिकल 14 संरक्षण देता है ताकि ये विधि की समानता की अनुपालना की जा सके। कहने का मतलब ये है कि विधि के समक्ष समानता या संरक्षण, दो बातें यहाँ बताई गई है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में लिखा है जाति, लिंग, स्थान आदि के आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्त्री पुरुष के आधार पर, जाति के आधार पर कोई ऊंचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। यह आर्टिकल 14 कहता है विधि के सामने सभी लोग समान है। यहाँ पर भी कानून के सामने समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जाति, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन के विषय में समानता के अवसर। लोक नियोजन का मतलब होता है दोस्तों सरकारी सेवाएं। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी सेवाएं, अर्थात सरकारी सेवाओं में सबको नौकरी पाने का अधिकार है। सरकारी सेवाओं में सबको नौकरी पाने का अधिकार है। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में समानता के अवसर, सभी लोगों को नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी सेवा। यहाँ पर लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी सेवा। सरकारी सेवा यहाँ पर होता है सरकारी सेवाएं, ये ध्यान रखना है। सरकारी सेवा, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी सेवा। यहाँ पर सभी को फॉर्म भरने का अधिकार है, नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। ये लिखा है स्पष्ट 16 में। 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का यहाँ पर अंत किया गया है। 17 में छुआछूत के अंत की बात आती है यहाँ पर, ठीक है, कोई किसी से छुआछूत नहीं करेगा। 18 में आता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब ये है एक तो शिक्षा और एक सेना। शिक्षा और सेना, शिक्षा और सेना, एक तो है शिक्षा, एक तो है शिक्षा और सेना। ये ध्यान रखना है दोस्तों। शिक्षा और सेना में जो उपाधियाँ प्राप्त होती है, ये उपाधियाँ हमेशा स्थायी रहेगी, बरकरार रहेगी, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन उपाधियों का अंत, जो अंग्रेज़ों के समय जो उपाधियाँ प्राप्त की गई थी, उन उपाधियों को समाप्त किया गया है। अर्थात आज उपाधियों का क्या किया गया है? अंत किया गया है, शिक्षा और सेना में ली गई उपाधि को छोड़कर। वैश्विक स्वतंत्रता, 6 प्रकार की वैश्विक स्वतंत्रता इसमें बताई गई है। आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे घूमने की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है, ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता है, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है। इस तरह से कुल मिला के बेसिक स्वतंत्रता बताई गई है, आर्टिकल 19 में बताई गई है। ये ध्यान रखना, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 7 थी, लेकिन आपको ध्यान रखना है 6 बेसिक स्वतंत्रताएं। 6 बेसिक स्वतंत्रताएं, कितनी बेसिक स्वतंत्रताएं? 6 बेसिक स्वतंत्रताओं की बात यहाँ पर की गई है। ध्यान आपको मौखिक रूप से ये रखना है, अनुच्छेद 19 में क्या है? बेसिक स्वतंत्रताओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 20 में लिखा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को भी अगर आप ये पूछते हो, दोष सिद्ध करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर भी लिया है, दोष सिद्धि के संबंध में आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये यहाँ पर लिखा है, अनुच्छेद 20 में लिखा है। खुल के बात करेंगे इन आर्टिकलों पे, लेकिन हमारा टारगेट है केवल ये कि इन आर्टिकलों में लिखा क्या है।
बाकी इन आर्टिकल में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, उन पे हम अलग अलग आर्टिकलों में अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 20 में क्या लिखा है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस तरह से हम देखते हैं जीने का अधिकार, जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है। यहाँ पर ही प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, ध्यान रखना है आपको, प्राणदैहिक स्वतंत्रता, यहाँ पर ही प्राणदैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 21 कहता है जीने का अधिकार, सबको जीने का अधिकार है, सबको नींद लेने का अधिकार है, सबको शिक्षा लेने का अधिकार है, सबको विदेश जाने का अधिकार है, सबको शुद्ध पानी पीने का अधिकार है। जीने के लिए जो आवश्यकता है, सारे के सारे अधिकार कहाँ पर आएंगे, जीने के अधिकार में आएंगे, प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 ये कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में अगर आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया है तो उसका कारण बताना जरूरी है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है यह आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल क्लोज 22(1), 22(2), 22(3) ऐसे 4 तक वर्णित किया गया है। लेकिन आपको मौखिक रूप से यही ध्यान रखना है कि इसमें लिखा क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। 23 में लिखा है बेगार प्रथा बलात्श्रम नहीं करवाया जाएगा, कि ध्यान रखना है बेगार प्रथा या बलात्श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में। हम 24 को देखते हैं तो 24 में लिखा है कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा छोटे बच्चों से कारखानों में जोखिम भरे जो कारखाने हैं उनमें काम नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पर लिखा है स्पष्ट, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं करवाया जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, उसके साथ साथ किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की पालना कर सकता है। ये अनुच्छेद 25 अधिकार देता है हम सब भारतीयों को, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख धर्म के जो लोग हैं कृपाण धारण करते हैं। यहाँ पर कभी कभार क्वेश्चन आया हुआ है, अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख लोग, जो सिख धर्म के लोग हैं कृपाण धारण करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 25, 26, 27 ये तीनों में देखते हैं हम, एक तो यहाँ पर प्रबंध की बात है और एक बात है आय की बात है, एक स्कूल की बात है। ये कहने का मतलब ये है कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, चाहे मुस्लिम वर्ग का हो, चाहे हिंदू वर्ग का हो, चाहे जैन धर्म का हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, सबको अपने धर्म का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके साथ साथ अगर कोई आय आती है, धार्मिक कार्यों से कोई आय आती है, धार्मिक कार्य से कोई आय प्राप्त होती है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा, अर्थात धार्मिक कार्यों से प्राप्त आय कर रहित होगी। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है। इसी तरह से 28 में लिखा है स्कूलों में विशेष शिक्षा नहीं जाएगी, धर्म विशेष की शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, ये आर्टिकल 28 बताता है। अनुच्छेद 29 बोलता है भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। यहाँ पर सभी लोग, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, भारत में निवास करने वाले किसी भी जाति से, किसी धर्म से हो, उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है, अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अनुच्छेद 30 में स्पष्ट लिखा है अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि, संरक्षण। यहाँ पर स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर स्पेशली अल्पसंख्यक की बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है अल्पसंख्यक की बात की गई है, ध्यान रखना है आपको। यह अल्पसंख्यक से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 30। यहाँ पर अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, केवल अल्पसंख्यक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 आपको पता है संपत्ति का अधिकार है, जो वर्तमान में एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, वर्तमान में ये मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 31 वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है और हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है आपको, कानूनी अधिकार है ये कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। ये ध्यान रखना है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। और अनुच्छेद 300A में ये वर्णित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, यहाँ पर 300A में वर्णित है, ये ध्यान रखना है, 300A में वर्णित है, 300A में वर्णित है। दोस्तों 32 में लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, दोस्तों किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाता है और यहाँ पर रिट का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? रिट का। अनुच्छेद 32 में रिट का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है?
रिट का प्रावधान किया। रिट मतलब लेख, रिट मतलब लेख। और 5 प्रकार की रिट लगाई जाती है, आपको पता है कोर्ट में 5 प्रकार की रिट लगाई जाती है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अर्थात आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट लगाई जाती है, लेख जारी किया जाता है। अनुच्छेद 33 में लिखा है सैनिक तथा अर्धसैनिक के मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। सैनिक तथा अर्धसैनिक, हमारे देश के जो जवान हैं, चाहे वो सेना से संबंधित हो चाहे अर्धसैनिक से संबंधित हो, उनके जवानों के मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। और दोस्तों ये कटौती करेगी संसद, ये कटौती करेगी संसद, ये ध्यान रखना है आपको। कटौती कौन करेगी? संसद करेगी। संसद समय समय पर सैनिक तथा अर्धसैनिक के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। विस्तृत जानकारी आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया है आर्टिकल 33 पे, वहाँ देख लेना, आपको लगभग इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हम यहाँ मौखिक रूप से यही बात करेंगे। 33 में लिखा गया है, 33 में लिखा है सैनिक तथा अर्धसैनिक के मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है और ये संसद करेगी। 34 में लिखा है मार्शल लॉ, 34 में लिखा है मार्शल लॉ, सैनिक शासन या सैन्य शासन। इसका मतलब ये असपा एक कानून है, आर्मी स्पेशल पावर फोर्स एक्ट है उस 1958 का, ये ध्यान रखना है। असपा कानून है एक, ये यहाँ पर मार्शल लॉ एक कानून है। ये सैनिक शासन, सैन्य शासन, ये क्या होता है? आर्म्ड स्पेशल पावर फोर्स एक्ट एक कानून है 1958 का, उसके तहत आर्मी के जवानों को स्पेशल पावर दिया गया है। उस दौरान आर्मी जब ऑपरेशन करती है उस दौरान मौलिक अधिकार जितने भी है निलंबित हो जाते हैं। ये पावर स्पेशली किसे दिया गया है? मौलिक हमारे देश की सेना को दिया गया है, जवानों को दिया गया है। ये ध्यान में रखना है आपको, मार्शल लॉ। ठीक है, आगे देखते 35 में लिखा है कि संसद मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करेगी, अर्थात मौलिक अधिकारों को बनाए रखने की शक्ति संसद के पास है। दोस्तों कुल मिलाकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखना है, याद करना है आपको। आर्टिकल 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 में लिखा है वाद योग्य है अर्थात परिवर्तनीय है, आर्टिकल 14 में लिखा है विधि के समक्ष समानता व संरक्षण, आर्टिकल 15 में लिखा जाति लिंग स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 में लिखा है लोक नियोजन के विषय में अर्थात सरकारी सेवाओं में समानता के अवसर, 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत और 18 में लिखा है उपाधियोग का अंत अर्थात शिक्षा और सेना को छोड़कर बेसिक स्वतंत्रता बताई गई है अनुच्छेद 19 में। 20 में लिखा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और 21 में लिखा है जीने का अधिकार प्राणदैहिक स्वतंत्रता का, 22 में लिखा है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, 23 में लिखा है बेकार प्रथा बलात्सर्म, 24 में लिखा है कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, 25 में लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26, 27, 28 में प्रबंध आय और स्कूल की बात यहाँ पर है। प्रबंध की स्वतंत्रता है सभी कार्य धार्मिक कार्यों में, आय में धार्मिक कार्यों से प्राप्त आय कर रही तो होगा, इस तरह से स्कूल में विशेष शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में लिखा है भाषा लिपि संस्कृति का अधिकार है सभी को और स्पेशली अनुच्छेद 30 में लिखा अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। इसी तरह से 31 में लिखा है संपत्ति का अधिकार, 32 में लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पर रिट का प्रावधान है 5 प्रकार की। यहाँ देखते हैं हम 33 में लिखा है सैनिक तथा अर्धसैनिक के मौलिक अधिकारों में कटौती और 34 में लिखा है मार्शल लॉ या सैनिक शासन या सैन्य शासन संसद क्रियान्वयन करेगी। दोस्तों ये ध्यान में रखना है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार से संबंधित है और लगभग ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ये मान के चलना है कि आपको एग्जाम में या तो मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपसे सिंगल शॉट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लगभग क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।